हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में। यानी कि कोशिका क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में मैं मनीष शुक्ला आप सभी प्यारे बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है बिहार बोर्ड 10th विद्याकुल, पर स्वागत करता हूं। ये क्लास 9th के पर्पज से होने वाली है और ये एक ही क्लास में पूरी कोशिका को हम लोग समझने वाले हैं। क्या क्या है, कैसे होता है, इसका अध्ययन सब कुछ करने वाले हैं इस एक क्लास के अंदर। आइए आगाज करेंगे। यहाँ पर ढेर सारी कोशिकाओं का फिगर यानी कि चित्र आपके सामने बना हुआ है। इन्हीं से हम अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करें उससे पहले जानना जरूरी है कि कोशिका होती क्या है। आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, आप ध्यान से समझना कि कोशिका कुछ नहीं है, किसी भी जीव की इकाई है। कैसी इकाई है? तो बताया गया संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है। सर, संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? किसी भी जीव के लिए उसकी क्रियात्मक इकाई है। सर, क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? किसी भी जीव की वंशागति की इकाई है। कैसी इकाई है? वंशागति की इकाई है। अब इन तीनों शब्दों को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद असली कोशिका का मतलब समझ में आएगा। अपने को एक बढ़िया शानदार सा मकान बनवाना है, ठीक है। इस मकान बनाने में जो बुनियादी ढांचा लगता है, जो सबसे छोटी चीज जो उसकी जरूरत सबको है, वो होती है इसकी ईंट। यानी ढेर सारी ईंटें आपस में मिला दी जाती हैं और उनको सही क्रम में सेट कर दिया जाता है, तो आप कहते हैं कि एक मकान बन करके तैयार हो गया। पक्की बात है क्या? पक्की बात है क्या? तो आप सीधा क्या कहोगे कि इस मकान को बनाने के लिए जो संरचना के रूप में, इकाई के रूप में काम कर रहा है, वो इसकी कौन काम कर रही है? साहब, ईंट काम कर रही है। इसलिए कोशिका किसी भी जीव की क्या है? संरचनात्मक इकाई है। हमारा शरीर हो, किसी और जंतु का शरीर हो, उस शरीर के निर्माण में किसका योगदान होता है? कोशिका का योगदान होता है। इसलिए संरचनात्मक इकाई है। सर, क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है? आपको ये जानकारी होना चाहिए, आपको ये इल्म होना चाहिए कि कोई भी जीव जीवित रहने के लिए कुछ क्रियाएं करता है। साहब, कौन सी क्रियाएं हैं? तो आपको जानकारी होनी चाहिए। वो श्वसन की क्रिया करता है, पोषण की क्रिया करता है, उत्सर्जन की क्रिया करता है, हर जीव करता है। उसी प्रकार से एक कोशिका भी अपने स्तर पे वो सारी क्रियाएं करती है जो वो जीव करता है। यानी कि उस जीव की क्रिया की भी इकाई कौन सी हो गई? कोशिका हो गई। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये वंशागति की इकाई होती है। वंशागति का मतलब क्या है? बताया गया कि वंश में आगत होने वाले लक्षण, यानी माता पिता से ऐसे लक्षण जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली संतानों में ट्रांसफर होते रहते हैं, उन लक्षणों को कहते हैं वंशागति लक्षण। और ये वंशागति किसके द्वारा होती है? तो बताया गया कोशिका के द्वारा। अगर एक ह्यूमन के केस में बात करते हैं तो स्पर्म एक कोशिका है, अंड एक कोशिका है और इनके मिलने से नए जीव का निर्माण होता है। तो ये किसकी इकाई हो गई? वंशागति की भी इकाई हो गई। तो ये तीन बातें अगर आपके दिमाग में हैं तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो यहां से। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो क्या परिभाषा बनती है? तो लिखते हैं कि कोशिका किसी भी जीव की, कोशिका किसी भी जीव की, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बताओ इतनी बात डन है क्या? बताओ इतनी बात डन है क्या? क्लास 9th में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था। क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, क्लास 8th में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ बातें लिखी, उनको पढ़ लीजिए। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। ये पॉइंट
इंपॉर्टेंट है जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्या है कि कोशिका के आकार, आकृति एवं संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कोशिका की स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। इसी प्रकार से आपको एक और जानकारी दे दें हम, एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब ऊतक विज्ञान इसको कहते हैं, यानी ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एक होता है पोमोलॉजी, 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 फ्रूट्स का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है पोलेनोलॉजी, पोलेनोलॉजी, यानी पोलेन ग्रेन्स की स्टडी पोलेनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज के बारे में जानना आवश्यक होता है। एक ब्रांच होती है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जीन और उसकी क्रियाओं के बारे में जो स्टडी होती है, वंशागति की जो स्टडी होती है उसे जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक होती है ब्रांच जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, पाचन हो रहा है, नियंत्रण समन्वय हो रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी उसकी कारिकी के बारे में अगर अध्ययन करें तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी जीव के रूपरेखा, उसके स्वभाव, उसकी देखरेख, कैसा उसका अपीयरेंस है, उसके बारे में जहाँ से जानकारी मिलती है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। यानी बॉडी लंबी है कि छोटी है ना, पत्तियाँ कैसी आ रही हैं, ये सारी जो उसको देख करके जो एनालिसिस की जाए वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। एक ब्रांच और लिख देंगे बस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक ब्रांच होती है एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। हमारा हृदय कहाँ है, छोटी आंत कहाँ है, स्टमक कहाँ है, ट्रैकिया कहाँ है, यानी आपके शरीर के अंदर कोई ऑर्गन यानी कोई अंग कहाँ पर प्रेजेंट है, अगर आप बॉडी को चीर फाड़ करके ये देख पा रहे हैं तो वो स्टडी क्या कहलाएगी? वो कहलाती है एनाटॉमी, है ना। पौधे की पत्तियों में जाइलम कहाँ पर है, फ्लोएम कहाँ पर है, मतलब उसको जब तक आप चीर काट करके देखेंगे नहीं तब तक आप उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और उसी अध्ययन को नाम दिया गया क्या? एनाटॉमी नाम दिया गया। मुझे लगता है इतनी बात पर्याप्त है आपके लिए, आगे बढ़ जाए। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला टॉपिक हमारा आता है कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? तो एक विद्वान थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से 1665 में कोशिका को देखा और बताया उसके बारे में। लेकिन आपसे सीधा यही क्वेश्चन पूछेगा कि किस किताब के अंदर सबसे पहले कोशिका की जानकारी मिलती है? तो वो किताब आप याद रखेंगे रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा लिखी गई बुक है और इसका नाम है द माइक्रोग्राफिया। द माइक्रोग्राफिया इस पुस्तक का नाम है, और इसी पुस्तक में सबसे पहले कोशिका के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब दी गई थी? 1665 ईस्वी में। डन है? डन है। अब इन्होंने कैसे खोजा, जरा उसको हम एनालाइज करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा। इन्होंने लिया एक कॉर्क। सर कॉर्क क्या होता है? मुझे तो यही आज तक नहीं पता चला। बार बार हमने पढ़ा है कि कॉर्क से इन्होंने खोजा था, वास्तव में कॉर्क है क्या? तो पहले क्या होता था, जैसे आजकल जो बॉटल आती है, बॉटल के ऊपर आपने देखा है कि इस प्रकार से ढक्कन होता है ना, इस प्रकार से ढक्कन होता है। पहले ये ढक्कन नहीं होता था। पहले क्या होता था कि कांच की बोतल होती थी और उस कांच की बोतल के अंदर लकड़ी का एक ढक्कन बनाया जाता था, और उस ढक्कन का जो शेप होता था कुछ इस प्रकार से होता था, इस प्रकार से, और बोतल के अंदर इसको ऐसे सेट करके और ऐसे ठोक देते थे, ढक्कन पैक हो जाता था। ऐसा कुछ होता, इसी को बोला गया कॉर्क। ठीक है, ज्यादातर बुक्स में अब लिखा हुआ आ रहा है बार्क। बार्क मतलब छाल,
यानी कि लकड़ी की छाल आजकल लिखा हुआ आ रहा है। वास्तव में कॉर्क यही हुआ करता था। और इस कॉर्क को अगर हम ऐसे पकड़ें तो आपको क्या लगेगा, सामने से कुछ वृत्ताकार संरचना दिखाई पड़ेगी क्या? सामने से कुछ वृत्ताकार संरचना दिखाई पड़ेगी क्या? और उसी वृत्ताकार संरचना को आप इमेजिन करो कि मूली आपके हाथ में है, मूली, और उसको आप पतली ब्लेड हो, छुरी हो, चाकू हो, कुछ भी, उससे पतला पतला ऐसे ऐसे काटते चले जाइए, कुछ वृत्ताकार संरचनाएं निकलेंगी क्या उससे? और उसको उन्होंने लगाया माइक्रोस्कोप के अंदर, और माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने जूम किया तो उसमें कुछ, जैसे मैं बनाऊं यहाँ पे, कैसा दिखाई पड़ेगा ये वृत्ताकार स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा। और जब इसको माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़े, कुछ इस प्रकार से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़े। और इन्हीं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दे दिया क्या? सेल नाम दे दिया, यानी कि कोशिका नाम दे दिया। डन है क्या? डन है क्या? इसी को उन्होंने क्या कह दिया? कोशिका कह दिया। डन। किसने खोजा? बताया गया रॉबर्ट हुक ने खोजा। रॉबर्ट हुक ने खोजा। कब खोजा? 1665 में खोजा। किस किताब से इसका वर्णन मिलता है? द माइक्रोग्राफिया से इसका वर्णन मिलता है। द माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक से इसका वर्णन मिलता है। द माइक्रोग्राफिया किसकी लिखी हुई पुस्तक है? रॉबर्ट हुक साहब की लिखी हुई पुस्तक है। डन। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। कोई भी चीज सबसे पहले खोजी जाती है ना, तो उसकी परिभाषा की जानकारी प्राप्त की जाती है, फिर उसमें और क्या क्या हो सकता है उसके लिए थियरीज आती हैं, अलग अलग विद्वानों के द्वारा उस पर सिद्धांत मत दिए जाते हैं। तो कोशिका के बारे में जो सिद्धांत आया था, दो वैज्ञानिकों के द्वारा आया था। एक वैज्ञानिक का नाम था स्लीडन और एक का नाम था स्वान। पूछा जाएगा आपसे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो दो वैज्ञानिकों का नाम लीजिएगा, स्लीडन और स्वान। डन। अब ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत कब दिया, तो आप बताओगे 1838-39 में। कब दिया इन्होंने कोशिका सिद्धांत? 1838-39 में। और क्या बताया उसमें, जो कि डेफिनेशन बताती है। यहां कुछ बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात कि सभी पौधे एवं जंतु किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। ये पहला पॉइंट बताया गया। दूसरा पॉइंट, कोशिका किसी भी जीव की मूल इकाई होती है, यानी मौलिक इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। डन। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अगली बात, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहां पे, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। ये स्टेटमेंट इनका नहीं था, यानी स्लीडन और स्वान का ये स्टेटमेंट नहीं है। लिखा है कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। इस स्टेटमेंट को दिया था वर्चाउ के द्वारा। किसने दिया ये स्टेटमेंट? वर्चाउ के द्वारा दिया गया था। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए। स्लीडन और स्वान जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ बातें बताई। पहले मैं उन बातों को आपके सामने लिख दूं, उसके बाद मैं आगे की कहानी को ले चलूंगा। कोई भी जो कोशिका होती है, इनके अनुसार था कि कोई भी जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक इकाई होती है। किसने बताया? स्लीडन और स्वान ने। कैसी इकाई होती है साहब? क्रियात्मक इकाई होती है। किसने बताया? स्लीडन और स्वान ने। वंशागति की इकाई होती है। वंशागत की इकाई होती है। किसने बताया? स्लीडन और स्वान ने। कोई कोशिका किसकी बनी होती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कोशिका कोशिकीय उत्पादों की बनी होती है। कोशिकीय उत्पादों की बनी होती है। कोशिकीय उत्पादों की बनी होती है। डन। ये चार बातें बताई गई थी स्लीडन और स्वान के द्वारा। लेकिन इनसे पूछा गया कि एक सेल से इतनी सारी सेल कैसे बन जाती है, यानी एक सिंगल सेल से, इकलौती कोशिका से ढेर सारी कोशिकाएं कैसे बनती हैं, तो इनके पास इसका जवाब नहीं था। फिर एक विद्वान आए जिनका नाम था वर्चाउ, और वर्चाउ ने सबसे पहले बताया अपनी लैटिन लैंग्वेज में, और इसको उन्होंने लिखा क्या? ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला
ई सेलुला, और इसका इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन किया गया तो इसका मतलब निकला एनी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हिंदी में इसका मतलब क्या निकला, जो अभी आपने पीछे देखा कि कोई कोशिका पुरानी उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है। तो ये बात किसने बताई, वर्चाउ साहब ने बताई। अब एक पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखिएगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पर जो इस कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। सभी जीव कोशिका के बने हैं, सत्य है। सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, वंशागति की इकाई है, लेकिन एक ऐसा जीव है इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है जो इस कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता। सिद्धांत वो होता है जो सब पे लागू हो, लेकिन उसका एक इकलौता एक्सेप्शन है और उसका नाम है हमारे वायरस साहब। वायरस कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता, पहली चीज। दूसरी चीज साहब, और एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? एक और एग्जाम्पल आजकल देखने को मिलता है जिसका नाम है PPLO। इसका पूरा नाम लिखें अगर तो ये बनता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनुमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को एक नाम और दिया गया है, माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। ये भी कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता। लगे हाथ यहाँ पर एक पॉइंट इसके लिए और ऐड करेंगे आप कि जो माइकोप्लाज्मा होती है वो स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? तो माइकोप्लाज्मा है, यानी कि PPLO है। डन। मुझे लगता है कि इतनी बातें आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो गई। सबसे पहली बात, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में कोशिका को देखा और सेल नाम दिया। दूसरी बात क्या निकला, किस किताब से? तो द माइक्रोग्राफिया से। किस चीज पे खोजा? कॉर्क पे खोजा। कॉर्क क्या है? लकड़ी की छाल है या लकड़ी का टुकड़ा है। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लीडेन और स्वान के द्वारा। कब दिया गया? 1838-39। क्या बातें थी? संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, वंशागति की इकाई है और कोशिका कोशिकीय उत्पादों की बनी होती है। इसके अलावा बाद में वर्चाउ साहब आए, इन्होंने बताया कि ओमनिस सेलुला इज सेलुला, एनी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोई भी कोशिका पुरानी उपस्थित कोशिकाओं से ही बनी होती है। और अगर अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद में दो नाम मैंने लिखे हैं आपके सामने, एक तो वायरस का, दूसरा PPLO का। PPLO का पूरा नाम प्लूरोनुमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और ये स्मॉलेस्ट सेल होती है पृथ्वी की या ब्रह्मांड की। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट सेल आ गई तो बड़ी सेल के बारे में भी जान लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको जानकारी रखने हैं। तो सबसे छोटी कोशिका सबसे पहले लिख देते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसकी मानी गई? सबसे छोटी कोशिका किसकी मानी गई? तो बताया गया PPLO की। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी सेल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी सेल, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो आपका एग्जाम्पल में नाम आएगा क्या? नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लंबी और बड़ी में अंतर है। लंबी लंबाई में है और बड़ी होल में है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो मादा अंड कोशिका होती है।
मादा अंड कोशिका। तो लगे हाथ साहब ये भी बता दीजिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। और यहाँ पर नाम आ जाएगा, दो नाम आते हैं, दोनों में से कोई भी आए, एक ही ऑप्शन में आएगा, आप दोनों को दिमाग में रखेंगे। सबसे पहला जो सर्वमान्य है, सर्वविदित है, उसका नाम है शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? नर के शरीर में पाई जाती है। इसके अलावा अगर दोनों में मिला के पूछ लिया जाए, जैसे अगर पूछा क्वेश्चन, देखिए कैसे पूछेगा, मानव शरीर में नर की सबसे छोटी कोशिका, तो आप बताएंगे शुक्राणु कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा कोशिका। लेकिन केवल अगर ऐसे आ जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वहां पर नाम इसका चेंज हो जाता है। पुरुष और महिला दोनों में अगर बात करें तो वो WBC इसका नाम आ जाता है। ठीक है, डन। क्वेश्चन समझ गए मेरा क्या कहना चाहता है? अगर नर के लिए कहेगा तो स्पर्म कोशिका, मादा के लिए बड़ी कहेगा तो आप कहेंगे अंड कोशिका। लेकिन होल ह्यूमन बीइंग में अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, तो आप WBC का नाम लगाएंगे। डन, समझ गए बात को? कंफर्म? ओके। अब इसके अलावा अगर पूछा जाए पौधों में सबसे लंबी कोशिका, 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 तो ये एग्जाम्पल लिखिएगा इसका, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स। और ये ट्रैकिड्स भी किसकी? जाइलम की। जाइलम में जल का परिवहन करने का ताकत होता है, वो पानी को नीचे से ऊपर की ओर लिफ्ट करता है, उठा के ले जाता है, और उसी में एक कोशिका आती है ट्रैकिड्स की, जो लंबी लंबी नलियों के आकार में होती है। तो सबसे लंबी कोशिका ये हो गई। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और जानकारी रखना है, एक क्वेश्चन और जानकारी रखना है कि पौधों में सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो आप नाम लिखेंगे एसिटाबुलेरिया का, एसिटाबुलेरिया का। एसिटाबुलेरिया एक प्रकार का शैवाल है, एक प्रकार का क्या है? शैवाल है ना? तो ये इतनी बातें मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बिल्कुल होनी ही चाहिए। डन 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 डन। चलें आगे। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? जीव के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और एक का नाम होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक का नाम होता है एक कोशिकीय और एक का नाम होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय कौन होते हैं सर? तो बताया गया ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, केवल एक कोशिका का बना होता है। क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय। और अगर बहुकोशिकीय की बात करें तो ऐसे जीव जिनके संपूर्ण शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे एग्जाम्पल देख करके, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ऐसा लेकर के आया हूं कि आपको लगेगा वाह सर मज़ा आ गई। आइए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। पहले आप एक कोशिकीय की एग्जाम्पल देख लीजिए। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो यहाँ पर लिखा है अमीबा जो कि ये है, पैरामीशियम जो कि ये है, क्लेमाइडोमोनास जो कि ये है, बैक्टीरिया जो कि ये है, और एक नाम यूग्लिना का इसमें आप ऐड करना चाहेंगे तो यूग्लिना का ये फिगर है।
सर ये एक कोशिकीय में मज़ा थोड़ा कम आया, आइए बहुकोशिकीय में एग्जाम्पल दिखाते हैं। सब लोग फोकस करेंगे इस स्लाइड को और देखेंगे ध्यान से, इसमें बहुकोशिकीय जीवों के नाम हैं। देख लीजिए जरा, प्यार से देखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है फंजाई, पादप, मनुष्य एवं अन्य जंतु। देख लीजिए मानव में किसका एग्जाम्पल है, जरा मानव में किसका एग्जाम्पल लगा है। ठीक है, ये नीम का पेड़ है ना। इसके बाद ये मशरूम है यानी कि कवक है, और ये एक जंतु है जो कि रवि सर का पालतू कुत्ता है ना। ये रवि सर का पालतू कुत्ता है, इसका नाम मैक्स है ना। और ये मानव में एक फिगर लगा दिया है मैंने। डन। तो इतनी बातें आपको बहुकोशिकीय जीवों में याद रखनी है। वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं और उन सभी के कार्य क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ये क्या कहलाती हैं, बहुकोशिकीय कोशिकाएं कहलाती हैं। बढ़ें आगे, अब बात कर लेते हैं कोशिका का एक और आधार है विभाजित करने का, उसको बांटने का, और वो डिवीजन होता है किसके आधार पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के आधार पर। एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी कहानी को और आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कोशिका के विभाजन की, कोशिका के विभाजन की बात करें तो हम कोशिका को अपने लेवल पे दो आधार पे डिवाइड करते हैं। एक वो जिनमें बोला गया केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर, जैसे 1000 की भीड़ है, 1000 लोगों की भीड़ है, आप उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। आप कहोगे साहब अमीर और गरीब में डिवाइड कर सकते हैं, महिला और पुरुष में डिवाइड कर सकते हैं, साक्षर निरक्षर में डिवाइड कर सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट कोई आधार बन सकता है ना डिवीजन का। वैसे ही मैंने दो आधार बनाया, एक केंद्रक के आधार पर और दूसरा आधार बना रहे हैं हम कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका भित्ति के आधार पर, और एक आपने कोशिका की संख्या के आधार पर पीछे देख लिया है ना। कोशिका की संख्या के आधार पर ये 3 डिवीजन बनाया हमने। बोलो पक्की बात है क्या, बोलो पक्की बात है क्या। केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक को बोला गया क्या, प्रोकैरियोटिक, और एक को बोला गया क्या, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका की संख्या के आधार पर मैंने बताया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कोशिका भित्ति के आधार पर भी ये 2 प्रकार की होती है, एक को बोला जाएगा पादप कोशिका, और एक को बोला जाएगा जंतु कोशिका। डन। इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है, पादप कोशिका क्या है, किसमें क्या पाया गया, किसमें क्या नहीं पाया गया, सब हम लोग एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बस इतना जानते रहिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। पहला पॉइंट नोट कर लेंगे, यहीं पे थोड़ा सा अंतर करते हुए चलेंगे ना तो आगे के लिए आसानी हो जाएगी। अगला पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट और क्या लिख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते। सर सेल ऑर्गेनेली क्या है, जैसे आपका शरीर है ना, इस शरीर में अलग अलग अंगक हैं और अलग अलग वो काम परफॉर्म करते हैं। जैसे हाथों का काम है लिखना, पढ़ना, खाने के लिए रोटी उठाना, तो ये हाथ का है। पैर का काम है चलना, दौड़ना, भागना यहाँ से वहाँ। पेट का अपना काम है कि फूड को स्टोर करके रखता है। छोटी आंत का काम है पाचन करना। जीभ का काम है सलाई। ब्रेन का काम है आपको सोचने तो हर अंग का अपना अलग काम है। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी कुछ अंग होते हैं, उन सब का अपना अलग कार्य होता है। ठीक है, तो जो द्विझिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। दोहरी
झिल्ली वाले कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, कोशिकांग डायरेक्ट लिख देते हैं अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नोट करते रहिएगा, वरना इस फॉर्मेट में नोट करेंगे तो भूल जाएंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर राइबोसोम के लेवल पे यहाँ बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। सर 70S राइबोसोम क्या है, आगे बताएंगे। यहाँ पर 70S भी पाया जाता है और इसके साथ साथ 80S यानी 80S राइबोसोम भी पाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। एक पॉइंट और अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ कम से कम 4 अंतर लिखने के लिए आएगा। तो एक पॉइंट और लिखिएगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा रहता। वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा रहता, यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया। लेकिन यहाँ पर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है, तो बीच में हमने प्लस लगाया और हिस्टोन लिख दिया। डन। मुझे लगता है कि आपको ये अंतर भी समझ में आ गया। सर हिस्टोन क्या है, डीएनए क्या है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। बस जितना बताते चले उतना नोट करते चलिए। डन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, नोट करते रहिएगा। आकार में बहुत छोटी होती हैं, यानी 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती हैं ये, ठीक है। आगे लिखा है कि कोशिका का केंद्रीय भाग, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, से नहीं ढका रहता, यानी कोई बाउंड्री नहीं होती केंद्रक की। केंद्रक अनुपस्थित झिल्ली द्वारा घिरे अंगकों में उपस्थित रहता है। कोशिका विभाजन किसके द्वारा होगा, या तो विखंडन के द्वारा या फिर बडिंग की क्रिया के द्वारा होता है। और इसके अगर उदाहरण की बात कर लेते हैं तो इसमें हमेशा एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। एक और एग्जाम्पल लिखिएगा, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। ये केवल और केवल 3 एग्जाम्पल इसमें आते हैं, केवल और केवल 3 एग्जाम्पल आते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जिसे अभी भी पीपीएलओ बताया, और नीले हरे शैवाल जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं 60 में इसे BGA लिखा हुआ मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। डन है, डन है। ये सबसे सिंपल एल्गी का रूप होता है, सबसे सिंपल एल्गी का रूप होता है। चलें आगे, चलें आगे, बताएंगे एक बार। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, सॉरी यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं, आकार में बड़ी होती हैं, 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती हैं। इनका जो केंद्रीय भाग होता है वो न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। प्रोकैरियोट में कोई झिल्ली नहीं थी। केंद्रक भैया यहाँ लिखा है कि उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक पाए जाते हैं, मैंने लिखा था पीछे कि दोहरी झिल्ली वाले अंगक पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन इसमें माइटोसिस के द्वारा होता है और मियोसिस के द्वारा होता है। एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाएंगे, सभी बहुकोशिकीय जीव इसमें आ जाते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अगर बहुकोशिकीय के नाम पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। इसमें किसका नाम, प्रोटोजोआ में जितने आते हैं। सर प्रोटोजोआ में अब कौन कौन आता है हमें क्या पता, एग्जाम्पल लिखिएगा इसके। यूग्लिना आता है प्रोटोजोआ में, पैरामीशियम आता है प्रोटोजोआ में, पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है प्रोटोजोआ में, अमीबा आता है प्रोटोजोआ में। एक रोग है जिसको आप लोग मलेरिया कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम भी आता है किसमें, प्लाज्मोडियम भी आता है किसमें, वो भी आता है प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ के समस्त मेंबर और इसके अलावा अन्य बहुकोशिकीय जीव, इंसान भी इसी में आएगा, पौधे भी इसी में आएंगे, सब इसी में आ जाएंगे। बहुकोशिकी में हमने ढेर सारा एग्जाम्पल पीछे देखा है। डन, डन है। इसमें अगर ईस्ट को लिखना है तो आप ईस्ट को भी लिख सकते हैं, आप इसमें डाई एटम्स को लिख सकते हैं, डाई एटम्स को लिख सकते हैं, है ना, डाई एटम्स को लिख सकते हैं। ये ढेर सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे।
ये सभी के सभी एक कोशिकीय लेकिन केंद्रक युक्त हैं। यूकैरियोटिक का मतलब केंद्रक युक्त, जिसमें केंद्रक पाया जाए। डन। बोलिए तो आगे बढ़ें, बोलिए तो आगे बढ़ें। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, डाइएटम्स, सब में केंद्रक पाया जाता है और एक ही कोशिका के बने हैं। ठीक है, यहां संख्या से मतलब मत लिखिएगा कि एक संख्या वाले हैं, केंद्रक पाया गया कि नहीं उस आधार पे है ये। इन सब में केंद्रक पाया जाता है। डन। डायटम्स हो गए, ईस्ट हो गए, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। ठीक, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कोशिका के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं जिन हिस्सों के बारे में हमें स्टडी करना होता है। एक को बोला गया प्लाज्मा झिल्ली, एक को बोला गया केंद्रक और एक को बोला गया कोशिका द्रव्य। ठीक है, ठीक है। मैं आपके सामने एक जनरल कोशिका का चित्र बनाऊंगा और उसके बाद हम इन सारी बातों को उसके अंदर देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक कोशिका का फिगर बनाने चल रहा हूं आपके सामने, बल्कि 2 कोशिकाएं बनाऊंगा, एक पादप कोशिका बनाऊंगा, एक जंतु कोशिका बनाऊंगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले मैं एक जंतु कोशिका बना रहा हूं। ये एक जंतु कोशिका है जिसके केंद्रीय भाग पे यहाँ पर केंद्रक पाया गया है ना। ये केंद्रक जोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है और इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है, इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है और एक गाढ़ा भाग होता है, एक गाढ़ा भाग होता है। ठीक है, इन सब की अभी नेमिंग करेंगे हम लोग। एक गाढ़ा भाग होता है। साहब ये क्या है? ये क्या है जो गाढ़ा भाग है? इसको बोला गया केंद्रिका। केंद्रिका, ये जो धागे जैसी संरचना है इसको बोलते हैं आप लोग क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एरिया क्या है तो बताया गया केंद्रक है। ये एक जंतु कोशिका का फिगर है। इसके बाहर साइड यहाँ पर ढेर सारा एक जलीय द्रव, एक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है और इसी लिक्विड मटेरियल को नाम दिया गया क्या? कोशिका द्रव्य। जो कोशिका का द्रव्य है उसे कोशिका द्रव्य नाम दे दिया गया। उसी प्रकार से केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो ये इतनी जानकारी इसमें अभी आप लिए रहिए। डन है। इसके अलावा अब हम बनाने चल रहे हैं एक पादप कोशिका। कैसी होती है साहब? कुछ इस प्रकार से एक पादप कोशिका होती है। इस प्रकार से एक पादप कोशिका होती है, देख लीजिए आप लोग। डन। अब ये जो पादप कोशिका है अंदर की ओर एक दूसरी झिल्ली बना कर रखी है। इस झिल्ली को नाम दिया गया प्लाज्मा झिल्ली। इस झिल्ली को क्या बोला गया? प्लाज्मा झिल्ली का नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे और देखिए इसमें क्या क्या है। इसका केंद्रक थोड़ा साइड में होता है, परिधि की ओर होता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक गाढ़ा भाग होता है जिसे केंद्रिका नाम दिया गया। बल्कि इसको यहाँ ना बना करके हम अगर इस साइड बनाएं तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील होगा ताकि नेमिंग करने में आसानी हो। इस प्रकार से अब इन दोनों के अंदर एक कॉमन संरचना होती है जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसमें भी बना दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। यहाँ से एक लगी हुई संरचना और होती है जो कुछ इस प्रकार से होती है और ये दोनों में पाई जाती है और इस संरचना को बोलते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। संरचना बस आप देखिएगा, बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा गृह के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऊर्जा गृह के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाहर की ओर जो लेयर है, जो ब्लैक कलर की हमने बना रखी है, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सर सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन और दिमाग में रखना है कि पौधों की कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज की बनी है, लेकिन एक जीव होता है जिसका नाम है कवक। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो पूछा जाता है किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है। नोट करेंगे, पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? काइटिन की। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? तो आप बताओगे सेल्यूलोज की, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे आपको बताया गया कि जो लिक्विड मटेरियल है कोशिका का, उसे आप लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। जो पादप कोशिका होती है उसका ज़्यादातर भाग एक बड़े सेल ऑर्गेनेली के द्वारा कवर रहता है और इस भाग को नाम दिया गया है रिक्तिका। रिक्तिका। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा रिक्तिका से कि रिक्तिका में एक जूस भरा रहता है, जिस जूस को क्या कहते हैं? तो इसे सेल सैप के नाम से या कोशिका जूस के नाम से जाना जाता है। सेल सैप के नाम से जाना जाता है। एक और कोशिका रिक्तिका से क्वेश्चन पूछेगा कि रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये क्या कर सकती है साहब? चूंकि पौधों की कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए वो उसकी कोशिका भित्ति को, प्लाज्मा झिल्ली को बाहर की ओर दबा के रखती है, यानी टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, तन्यता प्राप्त कराती है उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई कोशिका भित्ति। ये जो लाल वाला दिख रहा है यहाँ पर और ये जो काला वाला दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोला गया है क्या? प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोला गया है? प्लाज्मा झिल्ली बोला गया है। कोशिका भित्ति केवल और केवल आप देख रहे हैं कहाँ पर पाई गई? पौधों की कोशिका में। जंतु कोशिका में केवल क्या पाया गया? प्लाज्मा झिल्ली। इसे ही जीव झिल्ली के नाम से जाना जाता है। जीव झिल्ली के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी झिल्ली है जो अंदर के मटेरियल को बाहर करने का काम करती है और बाहर के मटेरियल को अंदर ले आने का काम करती है। डन। इसके अलावा पौधों की कोशिका में एक हरे रंग की संरचना होती है जिसके अंदर सिक्के जैसी कुछ संरचनाएं भरी होती हैं और इसी संरचना को नाम दिया गया है लवक, जिसे इंग्लिश वाले प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, लवक, ठीक है। और इसमें क्या पाया गया? इसके अंदर एक और संरचना होती है जो कुछ वो आप लोग बोलते हैं ना स्माइली वाला मोमोजी की इमोजी, ऐसी संरचना लिए हुए होती है और इसे बोला जाता है क्या? गाल्जी बॉडी बोला जाता है या गाल्जी काय बोला जाता है। गाल्जी काय बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, एक मैंने दिखाया पादप कोशिका और एक दिखा दिया जंतु कोशिका। बढ़िया है क्या? ऑल क्लियर है क्या? बढ़ जाएं आगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे वो संरचना बनी हुई है। एक तरफ जंतु कोशिका है, एक तरफ पादप कोशिका है। दोनों का फिगर हमने आपको बना के दे दिया है और बना के दिखा भी दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर और सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, कोशिका झिल्ली क्या है, ठीक। तो बताया गया कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्णात्मक पारगम्य बोले या चयनात्मक पारगम्य बोले। पारगम्य का मतलब क्या होता है?
जिसके आर पार जाया जा सके, लेकिन चयनात्मक है, जिसको चयन करेगी वही अंदर आएगा, जिसको नहीं चयन करेगी वो अंदर ना आएगा। साहब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप जानते हो ये एक ठो बॉर्डर लाइन है, इधर एक ठो हमारा पहले का दोस्त और आज का दुश्मन पाकिस्तान रहता है, और एक तरफ यहाँ पर हिंदुस्तान है हमारा, है ना, यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बाउंड्री है ना, एक बाउंड्री बनाई गई जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी किसको इधर आने देगी? भैया जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा। हमारे पास वीजा है, हम यहाँ पर घूमने आया हूँ, हम यहाँ पर जो है पढ़ने आया हूँ, इंडिया में पढ़ाई करूँगा, ये सारा डिटेल अगर है तो उसको आने देगी। अब कोई लिया है 47 और कहेगा कि हम इंडिया में जाऊँगा, तो जाने देगा? तुरंत वो जो मारेगा गोली, खेल खत्म हो जाएगा एक। तो जिसको चयन करेगा वही अंदर आएगा। उसी प्रकार से ये चयनात्मक होती है, यानी कि जिस एलिमेंट को, जल है कि प्रोटीन है कि वसा है, जिसको चयन करेगी वही इसके अंदर आ सकता है। डन। और जिसको चाहेगी वही बाहर जा सकता है। आपने देखा होगा सलमान खान वाला फिल्म आया था बजरंगी भाईजान, छोटी सी बिटिया को लेकर के वो जो है पाकिस्तान में दाखिल हो गया बिना कागज के, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, वो किसके तारों के नीचे से वो कैसे कैसे बताता है कि घुस के चले आए हैं। दैट इज़ नॉट गुड, वो सही नहीं था तरीका। तो पाकिस्तान में भी आपको जाना है तो पहले इंडियन गवर्नमेंट आपको कहेगी कि जाइए, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट कहेगी कि आइए, तब आप आ और जा सकते हैं। उसी प्रकार से ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। अगला पॉइंट क्या लिखा है? जो कोशिका के अंदर या बाहर केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव्य से अलग करती है। यानी एक देश को दूसरे देश से या एक कोशिका से दूसरे देश की कोशिका से अलग करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पेट की कोशिका का एक ठो यहाँ है दूसरा यहाँ है तो दोनों एक ही में मिक्स रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। अगला क्या लिखा है? यह दोनों में पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। हमने अभी आपको दिखाया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली है इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और ये बाई मेम्ब्रेनस होती है, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। यानी 2 लेयर प्रोटीन की है तो 2 लेयर लिपिड की है, और इस लेयर को अगर एक शब्द में बोला जाए तो इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। पूछा जाए अगर आपसे कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। जो फॉस्फो शब्द आता है ना, यह प्रोटीन के लिए आता है, और लिपिड तो लिपिड है, वसा जैसा कुछ होता है ना। तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है। डन डन। अच्छा, इसके लिए एक मॉडल बताया। मैंने बताया ना, पहले कोई चीज़ जानकारी मिलती है, फिर उसके बारे में थियरीज आती हैं, तो कई सारी उसकी भी थियरी आई, लेकिन जो सबसे पॉपुलर थियरी आई वो आई थी सिंगर एंड निकोलसन की। सिंगर एंड निकोलसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉडल दिया एक, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल हिंदी में इसको कहते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल पूछा जाए किसने दिया तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। और इन्होंने बताया, जैसे सैंडविच खाए हैं आप लोग, बर्गर खाए हैं, तो बर्गर में आप देखेंगे नीचे ब्रेड, ऊपर ब्रेड, अब बीच में जो होता है वो प्याज, खीरा, टमाटर, इस सब का लेप एक लगा होता है, लेयर। देखे हैं? वैसे ही इसमें होता है। आप देखिए, एक नीचे मान लीजिए ब्रेड का लेयर ये है, ऊपर ब्रेड का लेयर ये है, और इसके बीच में इस प्रकार से मटेरियल भरा हुआ है। इसी मॉडल को बोला गया सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, और इसके अंदर बताया गया कि जो ऊपर का लेयर है यह लिपिड और प्रोटीन से बनी परत है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की दोनों परतों के बीच में धंसा रहता है।
ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है, और इसके बीच वाली लेयर में प्रोटीन भरी हुई है। डन। इसकी मोटाई कितनी होती है साहब? 75 एंगस्ट्राम तक होती है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्राम। बाहर और अंदर किसकी लेयर है? लिपिड की लेयर है। बीच में किसकी लेयर है? प्रोटीन की लेयर। बस। डन। डन। कौन सा मॉडल? सैंडविच मॉडल या फिर तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से इसको जाना गया। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। चलें आगे। यह लचीली होती है जो कि मोड़ी तोड़ी दोबारा जोड़ी जा सकती है। यानी कि जैसे चूंकि इसको बाहर की ओर रहना है, कोशिका के बाहरी झिल्ली है ना, तो बाहर की ओर रहना है, इसलिए ये लचीली होती है। लचीली का मतलब थोड़ा बहुत चोट को झेल सके। सर थोड़ा कम समझ में आया, मत समझो, मैं सीधा एक एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। आप देखो जब आंधी आती है, बड़ा बड़ा जो भीम का ऐसा पेड़ होगा वो उखड़ जाता है, लेकिन जो झाड़ी होती है वो इधर उधर लचक मार करके फिर खड़ी हो जाएगी। तो जिसमें लचक होगी वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई आपको डांटे, गाली दे, लड़े आपसे, तुरंत झुक जाओ, भैया ठीक है आप ही बहुत बड़े हैं, है ना। तो ऐसे लोग तरक्की कर जाते हैं। आज वहीं पे फाइटा फाइटी कर लेगा, मारा मारी कर लेगा, कपार फोरवर कर लेगा, 307 का मुकदमा दायर हो जाएगा। तो अपने अंदर लचक रखनी चाहिए, जो जितना लचीला होगा उतना आगे तक जाएगा। ठीक है। दोबारा दूसरा पॉइंट कह रहा है तोड़ी जा सकती है, यानी कि कमजोर भी होती है। इसको जैसे चोट लगता है तो आसानी से फट भी जाती है और दोबारा जुड़ भी सकती है, फिर से उसका रीजनरेशन हो जाता है, दोबारा से वो बन जाती है। डन। अब तो आ गया कंफर्म। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस मॉडल को इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा 9वीं के लेवल पे। वास्तव में ये जो मॉडल है ये आपको पढ़ाया जाता है क्लास 11th के अंदर। डन है। चलिए आपको अभी 9वीं में रहना है। इसके बाद आती है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो दो तरह से काम करती है, एक होती है विसरण, एक होती है परासरण। बहुत अंतर की जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आप विसरण और परासरण दोनों समझ जाएंगे। बोलो दे दें, बोलो दे दें। चलो सबसे पहले विसरण को देखो। आजकल एगो फैशन चला है, फैशन चला है एक, नहाने के बाद लोग आते हैं और तरह तरह सेंट मारते हैं। एक तो बटन दबाए और सेंट बाहर आ जाता है। ठीक, अब आप ध्यान से सुनो। इस बॉटल के अंदर वो पर्टिकुलर परफ्यूम, पर्टिकुलर खुशबू बहुत ज़्यादा मात्रा में है और बाहर वो खुशबू नहीं है या बहुत कम मात्रा में है। तो क्या होगा? यहाँ ज़्यादा है ना, बाहर कम है ना, तो ज़्यादा से कम की ओर अगर कोई चीज़ आए तो उसको बोल देते हैं विसरण हो गया। बोलो समझ गए? एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपके घर में बढ़िया पनीर का सब्जी बन रहा है, पनीर की सब्जी की जो खुशबू है, जो मसाले की खुशबू है, इस कढ़ाई में या कढ़ाई के आसपास ज़्यादा है, लेकिन जब ये पक रही होती है तो इसकी खुशबू चारों ओर फैलती है और पड़ोस में आपके शुभम सर रहते हैं, वो आपके घर आ जाते हैं, कहते हैं वाह भाई वाह, आज पनीर बन रहा है क्या? कैसे पता चला? इस खुशबू के फैलने की वजह से। किस गुण की वजह से फैली? साहब विसरण के गुण से। यहाँ खुशबू ज़्यादा थी, इधर नहीं थी, कम थी, तो ज़्यादा से कम की ओर खुशबू फैली। एक एग्जाम्पल और दे दें क्या? आ जाओ। आपने देखा होगा बरसात का मौसम आता है, खूब बारिश लबालब होती है और नदी की धारा कुछ इस प्रकार से बह रही होती है पहले, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ा और इधर घर वर थे, इधर लोग रहते थे, तो यहाँ का पानी ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा वाले से कम की ओर पानी फैलने लगता है। किस गुण की वजह से? विसरण के गुण की वजह से। तो साहब विसरण के गुण के लिए हम सीधी सीधी बात क्या बता सकते हैं कि किसी भी कण का या किसी भी पदार्थ का उसके उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना,
उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसी क्रिया को विसरण के नाम से जानते हैं। विसरण को चाइना वाला डिफ्यूजन के नाम से जानता है। समझ गए? समझ गए? कोई चीज जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर चली गई, विसरण हो गया। लेकिन परासरण इससे थोड़ा सा अलग है। क्या बताया गया परासरण में? बताया गया कि किसी पदार्थ का बिल्कुल सेम चीज उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण ही जाएगा, लेकिन वहां पे एक बात लिखी रहती है, अर्ध पारगम्य या चयनित पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य। झिल्ली की सहायता से उसके उच्च सांद्रण से, अब पूरी डेफिनेशन सेम है, उसके उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना, निम्न सांद्रण की ओर जाना, ये क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। सर एक एग्जाम्पल दे देंगे क्या इसका? मजा आ जाए फिर। लो एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो एग्जाम्पल। ये किशमिश है, ठीक है, ये किशमिश है, और किशमिश को आप उठा करके डाल दीजिए पानी के अंदर। आपको क्या लगता है, जब हमने एक गिलास पानी के अंदर किशमिश को डाला तो कहाँ पर पानी ज़्यादा है, किशमिश के अंदर कि पानी के अंदर? गिलास के अंदर। तो आप कहोगे साहब गिलास के अंदर पानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला पानी किशमिश के अंदर एंट्री मारता है, लेकिन किसकी सहायता से? प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से। और कैसी प्लाज्मा झिल्ली है? अर्धपारगम्य। उसके अंदर जाना क्या कहलाया? सर परासरण कहलाया। अब आप बड़े हो जाएंगे तो दो तरह का परासरण भी पढ़ेंगे। एक को कहते हैं एंडोस्मोसिस, अंतः परासरण, और एक को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस यानी बाह्य परासरण। अब एंडोस्मोसिस क्या है, एक्सोस्मोसिस क्या है, बस आप ऐसे समझो। अगर कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है तो इसे एंडोस्मोसिस कहेंगे, और अगर कोई चीज अंदर से बाहर जा रही है तो इसे एक्सोस्मोसिस कहेंगे, यानी बाह्य परासरण कहेंगे। सर मतलब नहीं समझे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा देख बेटा, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर 90% लगभग पानी है। आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया सरफ का, सरफ घोल दीजिए पानी में ऐसे। आप बताओ जब सरफ के अंदर पानी को घोला तो वहां पर सरफ का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, पानी कम हो जाता है। समझे बात को? तो आप देखोगे कि आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी है 90%, और यहाँ से पानी निकल करके उस सरफ के विलयन में जाता है। इसलिए आपका जो स्किन होता है वो धीरे धीरे क्या कर जाता है? सिकुड़ जाता है। इसे बोला गया एक्सोस्मोसिस, यानी इससे बाहर पानी निकला। डन। एक और एग्जांपल दे दें। आप क्या करो, किशमिश को खूब एक सांद्र विलयन बनाओ, पहले खूब एक सांद्र विलयन बनाओ। किस चीज का? तो सीरा का। रस घोरिए, खूब रस को खौला दीजिए, चीनी को खूब खौलाइए पानी में डाल के, एकदम गाढ़ा विलयन तैयार करो, और उसके बाद उसके अंदर अंगूर को रखो। उसके अंदर अंगूर को रखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अंगूर मीठा है, तो उसके अंदर मीठापन का मात्रा ज्यादा है, पानी का मात्रा कम है, तो वहां से पानी निकल करके बाहर चला आएगा और वो क्या कर जाएगा? सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो पानी बाहर निकला, और बाहर निकलना क्या हो गया? एक्सोस्मोसिस हो गया। एंडोस्मोसिस क्या है सर? मैंने बताया एंडोस्मोसिस में पानी अंदर की ओर जाएगा, और अंदर की ओर जाने का मतलब अंतःपरासरण। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई विसरण और परासरण की। एक अंतर जानते रहिएगा कि विसरण की क्रिया कभी भी होगी तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन परासरण की क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बस ये दो अंतर बता दिए मैंने, एक डेफिनेशन के आधार पे, एक एग्जाम्पल के आधार पे, और एक एनर्जी के आधार पे। तीन अंतर हो गए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। डन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे।
और क्लास 11th के अंदर। लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो बताया गया कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो केवल पादप कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली होती है, यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। दूसरी बात आगे लिखा है, यह सख्त, मजबूत, मोटी और सरंध्र अजीवित संरचना होती है, यानी डेड होती है, मरी हुई संरचना है, जिंदा नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है ना, अणु है, और अणु कभी जिंदा नहीं होता। मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के संपर्क में आके जुड़ी रहती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप कोशिका एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। दूसरा एक किसी को तर्ज को समझने के लिए बताऊं, जैसे एक कमरा है और कमरे के बगल दूसरा कमरा है, कमरे के बगल दूसरा कमरा है, तो आप यूं समझो कि एक कमरे का जो प्लास्टर है वो उसकी प्लाज्मा झिल्ली है, उसकी ईंट, प्लास्टर के बाहर ईंट होगी ना, ईंट कोशिका भित्ति है, और जो दूसरे कमरे का प्लास्टर है वो उसकी क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा इज सीमेंटिंग मटेरियल फॉर ज्वाइंटिंग वन सेल टू अदर सेल। यह एक प्रकार का ज्वाइंटिंग मटेरियल है जो सीमेंट की तरह काम करता है, और वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ता है। यानी सीधा सीधा आपसे पूछा जाए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कवकों में जो पाई जाने वाली कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक प्रकार का क्या है, हार्ड कार्बोहाइड्रेट है, हार्ड कार्बोहाइड्रेट है। डन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो बताया गया ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, जनरल जो इनका फॉर्मूला होता है वो होता है CH2O। इस फॉर्मूले से कार्बोहाइड्रेट को दिखाया जाता है। सर CH2O को ही क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आप जानते हो एक ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो देखो, गणित में आपने पढ़ा है 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कन्नम 6। कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया 2, ऑक्सीजन कितना आया 1, रेशियो क्या बना CH2O। इसीलिए इसको इस फॉर्मूले के द्वारा दिखाया जाता है। डन। डन। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, हो गया नोट। चलिए अगली कहानी आती है, अब आ जाती है कोशिका भित्ति के कार्य। क्या कार्य है, कोशिका को संरचना प्रदान करता है, यानी कोई भी कोशिका है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा कि ओवल शेप का होगा कि तारा की तरह होगा, किस आकार की होगी वो कौन डिसाइड करता है, कोशिका भित्ति डिसाइड करती है। दूसरा, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि ये सीमेंटिंग मटेरियल प्लाज्मोडेस्माटा, सेलुलोज, काइटिन इन सब का बना होता है। यह सरंध्र होती है, यानी इसमें भी छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। अगला पॉइंट लिखा है, इसमें मरम्मत करने के लिए और पुनर्जनन की क्षमता होती है, यानी ये खुद को डेवलप कर सकती है, खुद का निर्माण कर सकती है कोशिका की सहायता से। तो ये कुछ पॉइंट हो गए कोशिका भित्ति के कार्य के नाम पर। डन। डन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है केंद्रक के बारे में। केंद्रक का बहुत सुंदर मैंने फिगर लाया हूँ आपके सामने, है ना, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे पोर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये 3D डायग्राम है इसका, एक तरह से मैंने 2D में लाया हूँ, लेकिन अब इसको मैं 2D में वास्तव में ये कैसा दिखाई पड़ता है वो बना के दिखाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपके क्लियर समझ में आ जाए। आप यूँ समझो इसको, इस प्रकार से है कुछ, ये इस प्रकार से कुछ है, और इसमें बीच बीच में क्या पाए जाए, पोर्स पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार से इसमें बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, और ये दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। दोहरी झिल्ली का मतलब इस पे एक आवरण इस प्रकार से होता है। एग्जाम में भी आप लोग इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, बीच बीच में छिद्र दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। चलिए, अब इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को क्या नाम दिया गया है, इसे
केंद्रक द्रव्य बोला जाता है, केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। इसके अंदर एक डेंस मटेरियल होता है और इस डेंस मटेरियल को नाम क्या दिया गया, केंद्रिका नाम दिया गया है, पीछे हम बता चुके हैं, केंद्रिका नाम दिया गया। ठीक है, ये इसकी कौन सी झिल्ली है, ये इसकी बाह्य झिल्ली है, बाह्य केंद्रक झिल्ली, बाह्य केंद्रक झिल्ली। ये वाली कौन सी है, अंतः केंद्रक झिल्ली, अंतः केंद्रक झिल्ली। दोनों को मिला के आप केवल और केवल केंद्रक झिल्ली भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है और उसे आप लोगों ने किस नाम से जाना, उसे आप लोगों ने किस नाम से बताया है, इस संरचना को किस नाम से जाना गया, इसे बोला गया क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे बताया गया। ये जो पोर है इनको क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र के नाम से जाना जाता है, केंद्रक छिद्र के नाम से जाना जाता है। और ये पूरी संरचना किस नाम से जानी जाती है, केंद्रक के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया इसे, सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था इसे, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। ये इतनी बातें इसके बारे में। ठीक है, वही संरचना यहाँ पर आपको दिख रही है, सारी डिटेलिंग यहाँ पे लिखी है। न्यूक्लियर इन्वेलप, आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाह्य झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस माने केंद्रिका, क्रोमैटिन धागे, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, राइबोसोम भी कुछ मात्रा में पाया जाता है और केंद्रक छिद्र, सब मैंने आपको पीछे बना के दिखा दिया। इसे कोशिका का ब्रेन या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि सीपीयू ऑफ द सेल किसे कहते हैं, 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 केंद्रक को कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। सारी चीजें यहां पर लिख दी मैंने। किसमें पाया गया, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता साहब, झिल्ली नहीं पाई जाती, बाकी सब पाया जाता है ना। क्या लिखा है, स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। प्राथमिक मतलब पूरी तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है। डन, आगे चलें, बहुत बढ़िया। अब कुछ और बातें, इसके ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली होती है, सब बता दिया मैंने। केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक काय होता है, क्रोमैटिन धागे होते हैं। क्रोमोसोम या क्रोमैटिन धागे डीएनए के बने होते हैं, जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा मैं आपके कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करने के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से। आपने देखा कि जो केंद्रक क्रोमैटिन धागे थे वो किस प्रकार से हैं साहब, इस प्रकार से हैं। अगर यही बाद में क्रोमोसोम बनता है तो कुछ ये वाला संरचना ले लेता है, और इस संरचना के अंदर ही कौन प्रेजेंट होता है साहब, डीएनए प्रेजेंट होता है। डन डन डन, यही ऐसा दिखेगा। अभी इसका नाम क्या है, क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे बोलते हैं। ये क्या है बताया गया, ये क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, तो डीएनए का बना हुआ है, जिसे जेनेटिक मटेरियल का नाम दिया गया है, जेनेटिक मटेरियल का नाम दिया गया है ना। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको वो भी पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। किसका बना होता है साहब, ये जीनों से मिलकर बना होता है। सर जीन क्या होते हैं, तो पहले याद रखेंगे, जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया है, जॉनसन ने दिया है। जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया, जॉनसन ने दिया। जीन होता क्या है, तो बताया गया एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का क्रियात्मक खंड है। ये डीएनए का क्रियात्मक खंड है, क्रियात्मक खंड है।
सर इसकी कोई और डेफिनेशन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो आप बताएंगे सर डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हैं कि जीन क्या है? तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैरेक्टर। यानी जीन क्या है? तो डीएनए का एक ऐसा खंड है, एक ऐसा खंड जिसके अंदर कम से कम एक गुण को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। सबसे पहले शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। क्या है? क्रियात्मक खंड है किसका? डीएनए का। डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जीन एक ऐसा खंड है, किसका खंड है? डीएनए का खंड है जिसके अंदर कम से कम एक गुण को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, सबसे पहले मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ कोशिकांगों के ऊपर। कोशिकांग का मतलब क्या है? मैंने बताया कि जिस प्रकार से हमारे शरीर को अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंगक की जरूरत होती है, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं और उनको कार्य करने के लिए अलग अलग अंगों की जरूरत होती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। अब ये अंगक कौन कौन से हैं? तो बताया गया केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली हो गई, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गाल्जी काय, रिक्तिका, ये सारे हैं, है ना। ये सब कैसे हैं? दोहरी झिल्ली वाले। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, है ना, ये सब कुछ। बिना झिल्ली वाले अंगक आपसे पूछा जाए तो राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है, इनमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। डन डन। यहां पर एक चीज दिमाग में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक झिल्ली वाला कौन सा है? तो बताया गया अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गाल्जी काय और रिक्तिका, एक झिल्ली वाले। दोहरी झिल्ली वाला कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। और बिना झिल्ली वाला कौन सा? तो बताया गया राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल। तीनों याद रखेंगे, एक झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली वाला और झिल्ली वाला जिसमें झिल्ली ही नहीं है। तीन तरह की बातें यहां पर लिखी हैं। डन। बिना झिल्ली का मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लेयर नहीं है उसकी, वो जैसा है बस उतना ही है। जैसे मैं कहूं सरसों, देखो तुम दिमाग में सरसों को ले लो सरसों को आप देखोगे, सरसों के ऊपर एक काले रंग की परत है, हम कह देंगे वो एक झिल्ली का है। ठीक है। लेकिन सेब को देखो, सेब को, उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जा रही है, वो जैसा है अंदर तक वैसा ही है। लेकिन आजकल तो बैगन पे भी झिल्ली दिख रही है ना। चलें आगे। चलिए, अब सबसे पहला एक उपकरण आ गया, गाल्जी उपकरण इसका नाम है। गाल्जी काय इसको कहते हैं। कैसा होता है, किसने डिस्कवर किया, सारी बातें। सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गॉल्जी ने किया था। नाम याद रखेंगे, कैमिलो गॉल्जी, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया गाल्जी काय। ठीक है। कैसी होती है? यह पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह होता है जो समांतर रूप से सजी रहती हैं, चपटी चपटी होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये प्रोकैरियोट स्तनधारी के आरबीसी और सीव सेल्स में अनुपस्थित होती है। सीव सेल्स का मतलब क्या है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, उन पादप कोशिकाओं में एक अंगक पाया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं, और वो फ्लोएम एक ऊतक है जिसमें सीव सेल्स पाई जाती हैं। इन सीव सेल्स के अंदर गाल्जी उपकरण नहीं पाया जाता। मानव शरीर की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में भी गाल्जी उपकरण नहीं पाया जाता, और प्रोकैरियोट में तो पाया ही नहीं जाता। डन। सर ये किस जीव में पाई जाती है? हर जीव में, हर कोशिका में पाई जाएगी। किस में नहीं पाई गई? स्तनधारी के आरबीसी वाला में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। चलो देखो, अब मैं जैसे कह रहा हूं तुमसे ध्यान से सुनो इस चीज को। मैंने कहा कि मानव शरीर में मान लो कि 10,000 कोशिकाएं हैं, उनमें से 20 कोशिकाएं ऐसी हैं जो आरबीसी वाली हैं। तो इन आरबीसी वाली कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाएगा, बाकी सब में पाया जाएगा।
पादप कोशिका में बहुत सारी कोशिकाएं, सब में पाया जाएगा, लेकिन सीव सेल्स में जो छन्नी कोशिकाएं होती हैं, जो फ्लोएम के अंतर्गत आती हैं, उन सीव सेल्स में नहीं पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा, बाकी सारी कोशिकाओं में पाया जाता है। समझ गए अब? चलिए, अब ये इस प्रकार से होती हैं। इसमें दो फेज होता है, एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज से क्या होता है, कोई चीज़ की एंट्री होती है, और ट्रांस फेज से क्या होता है, कोई चीज़ का एग्जिट होता है। सर किसका एंट्री किसका एग्जिट, आते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट लेकर के समझाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आप समझिए, ये आपका क्या है, केंद्रक है, और इस केंद्रक से लगी हुई एक संरचना होती है, और इस संरचना को बोला गया अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। क्या बोला गया इसे, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ध्यान से सुन लो, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाएगा। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका और ये अंतःप्रद्रव्ययी जालिका दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, एक को बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। खुरदी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका पर एक विशेष प्रकार का अंगक पाया जाता है जिसे राइबोसोम कहते हैं, और यही राइबोसोम चिकनी पर नहीं पाया जाता। आपने सैंड पेपर देखा है, जिससे लोहा वोहा घिस करके साफ किया जाता है, या पंचर बनाने वाला आपके वो ट्यूब पे रगड़ता है, देखे हैं? उस पर आप देखेंगे कि बहुत खुरदुरा होता है। उस पर क्या होता है कि लोहा वगैरह का या बालू वगैरह का कण चपकाया गया रहता है, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही कि जिस पर ये राइबोसोम या दानेदार संरचना प्रेजेंट है, मैं यहाँ पर इस प्रकार से बना दे रहा हूँ, उसको बोला गया खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, और जहाँ पर ये नहीं पाया जाएगा उसको बोल दिया गया क्या, चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है? जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका होती है उस पर राइबोसोम होता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है। प्रोटीन निर्माण का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से जो प्रोटीन बनती है, यहाँ से जो प्रोटीन बनती है वो छोटे छोटे पाउच के रूप में बाहर की ओर छोड़ी जाती है। ठीक है? यहाँ से जो प्रोटीन बनी वो छोटे छोटे पाउच के रूप में फैक्ट्री से बाहर निकल रही है, और यहीं पर प्रेजेंट होता है क्या, इस प्रकार से गाल्जी काय, और ये गाल्जी काय क्या करता है, यहाँ से इन प्रोटीन को ग्रहण करता है। यहाँ से इन प्रोटीन को सिस फेज से ग्रहण करता है और अपने पास स्टोर करता है। अपने पास क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा। कब तक, जब तक कि कोशिका को उस प्रोटीन की जरूरत ना पड़ जाए। अपने पास स्टोर करके रखेगा, ये लगातार बनाती रहेगी, यहाँ से ये स्टोर करता रहेगा, और जब जरूरत होगी कोशिका को तो यहाँ से इसी बैग को, इसी पाउच को बाहर की ओर मुक्त कर देता है। वही मैंने अभी बताया कि यहाँ से एक भाग से प्रोटीन की पुटिकाएं आती रहती हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो स्रावी पुटिका के रूप में, जिसका श्रावण कर दिया गया, यहाँ से वो बाहर निकल जाती है। डन है? चलिए बढ़ते हैं अब अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के ऊपर, लेकिन उससे पहले गाल्जी उपकरण के क्या क्या कार्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मारिएगा। बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। क्या है भैया, यह लिपिड बनाने में सहायता करती है, यह मध्य लेमिला के निर्माण में सहायक होती है, मध्य लेमिला जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। यह स्वभाव से स्रावी होती है, मतलब श्रावण करती है, प्रोटीन्स का श्रावण करती है। यह मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करती है। मेलेनिन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और वो आपके शरीर को रंग प्रदान करती है। जिसके शरीर में मेलेनिन ज़्यादा, उसका शरीर उतना सांवला। जिसके शरीर में केवल भर भर के मेलेनिन है, उसका शरीर काला। वो पहले हमारे गुरुजी इसको समझाते थे ना, तो कहते थे भगवान जो है 3 गो इंसान सबसे पहले बनाए थे। एगो इंसान वो जिसको भट्टी में डाले छोड़ दिए, फिर दूसरे को डाले फिर छोड़ दिए, फिर तीसरे को डाले छोड़ दिए, जो तीसरा था उसको सबसे पहले निकाल दिए, वो आज के गोरे हैं। जो बीच में पड़ा था और बीच समय में निकल गया, वो आजकल के इंडियंस हैं, न गोरे हैं न काले हैं।
और जो सबसे बाद में निकाला गया और सबसे पहले डाला गया था वो एकदम काले हैं, जो कि निग्रो हो गए और वेस्ट इंडीज वगैरह का जो बेल्ट है, साउथ अफ्रीका में देखिए कितने बढ़िया बढ़िया चिकने चिकने काले काले दिखते हैं, है ना। तो वो सारे लोग इस मेलेनिन उनकी मात्रा में उनके अंदर शरीर में मेलेनिन ज़्यादा होता है और ऐसे लोगों को स्किन कैंसर नहीं होता। किसको स्किन कैंसर ज़्यादा होगा? जो जितना ज़्यादा गोरा उतना ज़्यादा स्किन कैंसर का खतरा। ठीक। आगे अंतःप्रद्रव्यी जालिका में जो संश्लेषित लिपिड है उसका संग्रहण करता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है, क्योंकि श्रावण इसका काम है। पुटिका में पदार्थों का संचयन भी होता है, रूपांतरण भी होता है और बंद करके रखी भी जाती है। गाल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय करता है। लाइसोसोम क्या है अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक। आगे क्या लिखा है? यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी सहायक होता है। तो इतने सारे काम हैं इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के इन सारे फंक्शंस को, इन सारे कामों को नोट करेंगे। डन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ले लीजिए स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। हाँ, और नोट करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ऐसा फैक्ट मिलने वाला नहीं है कहीं। डन। आगे बढ़ेंगे। अब अगला नाम आ जाता है आपके सामने अंतःप्रद्रव्यी जालिका के लिए। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इसकी सबसे पहले डिस्कवरी के.आर. पोर्टर और क्लाउडे बर्नार्ड ने किया था। फेलम का इसमें सहयोग था सिर्फ। क्लाउडे बर्नार्ड है ना, C.R. पोर्टर, इन दोनों तीनों ने मिलकर किया था। झिल्ली जीवात जनन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की आरबीसी इन सब में नहीं पाई जाती, बाकी हर कोशिका में पाई जाती है। कहाँ कहाँ नहीं पाई जाएगी? प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाएगी और स्तनधारी की आरबीसी में, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इन दोनों में नहीं पाई जाएगी, बाकी सब में पाई जाएगी। ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे। दो तरह की होती है, एक को बोला गया खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एक को बोला गया चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये देखिए चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो लाल लाल कलर में है और जो नीले कलर में है वो खुरदुरी है। क्यों खुरदुरी है? क्योंकि उस पर देखिए दानेदार संरचनाएं पाई जाई जिन्हें राइबोसोम कहा गया। सारा एक्सप्लेनेशन पीछे दे चुके हैं। ठीक है। अब इनके काम क्या हैं? खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका सिस्टर्नी नलिकाओं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम पाया जाता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका यह झिल्ली और नलिकाओं से बनी होती है। ठीक। यह वसा और लिपिड बनाने में सहायक है। इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका का काम पूछा जाएगा। खुरदुरी प्रोटीन संश्लेषण सब जानते हैं, लेकिन चिकनी का काम वसा एवं लिपिड का निर्माण करना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। पक्की बात है क्या? बहुत बढ़िया। राइबोसोम इसमें अनुपस्थित होते हैं चिकनी वाली पर। आगे लिखा है कि यकृत की कोशिकाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट, तुरंत मार्क करेंगे, VVVIP जितना भेरी लगा लीजिए। यह यकृत कोशिकाओं में विष तथा दवा के निराविषीकरण के लिए कार्य करता है। सर विष और निराविषीकरण नहीं समझे। मान लीजिए आपने कोई ऐसा पदार्थ खाया जो आपके शरीर के लिए जहर की तरह कार्य कर सकता है, वो आपके लिए पॉइजन हो सकता है, तो उसके असर को बेअसर करने के लिए जो यकृत कोशिका के अंदर चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है वो निराविषीकरण का काम करती है, यानी उस विष को कम करने का कार्य करती है। कहाँ की कोशिकाओं? यकृत कोशिकाओं में। कौन सा अंगक? तो बताएगा चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। डन। डन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका के कार्य मैंने आपको बता दिया। यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों का परिवहन करता है। यह अंगकों के बीच में बायोकेमिकल रिएक्शन कराता है। यह वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका यकृत कोशिकाओं में विष तथा निराविषीकरण के कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वही सारी बातें एक जगह लिख दी गई हैं। डन। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब अगला सेल ऑर्गेनेली आपके सामने लेकर के आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए।
बहुत कुछ जानकारी इसके बारे में मैं लेकिन चाहूँगा कि अगर अपनी भाषा में इसको बता दूं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए, है ना। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी दो झिल्ली होती है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अंदर की ओर मुड़ करके उंगलीदार संरचनाएं बनाती है, ऐसे, है ना, उंगलीदार संरचनाएं बनाती है। इस प्रकार से उंगलीदार संरचनाएं बनाती हैं। इन उंगलीदार संरचनाओं को क्रिस्टी कहते हैं। इन उंगलीदार संरचनाओं को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी किसकी बनी हुई है? तो बताया गया अंतः झिल्ली की बनी हुई है। अंतः झिल्ली के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये कौन सी झिल्ली है? ये इसकी बाह्य झिल्ली है। ठीक है। इस क्रिस्टी के ऊपर ध्यान से देखेंगे, टेनिस के रैकेट के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। मैंने एक में बना दिया, ऐसे पूरे में होगी टेनिस के रैकेट की तरह। टेनिस का रैकेट कुछ कैसा होता है, आपने देखा होगा अगर, इस प्रकार से। तो टेनिस के रैकेट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और इन्हीं संरचनाओं को नाम दिया गया है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। कहीं कहीं पे इनको लिखा हुआ मिलेगा आपको F1 F0 कण, ये इसका उपनाम है। F1 F0 कण, F माने फैक्टर और 1 ये 1 वाली डंडी की तरह कार्य कर रहा है, और ये 0 यानी F1 F0, ये 1 है ये 0 है, तो F1 F0 कण भी इसको कह दिया गया। इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है और इस लिक्विड मटेरियल को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। इस लिक्विड मटेरियल के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं और इन दानेदार संरचनाओं को राइबोसोम कहते हैं। और इसके अंदर जो राइबोसोम पाया गया वो 70S प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। सर 70S को थोड़ा सा बता दीजिए। अभी नहीं बताएंगे, 2 मिनट वेट करिए, बता देते हैं। ठीक है। इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए को किस कलर से? रेड कलर से बनाया? नहीं, ब्लू कलर से। ये मैंने ऐसा डीएनए बना दिया। इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसकी पूरी संरचना को बताएंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है दोहरी झिल्ली की संरचना होती है, एक आंतरिक झिल्ली एक बाह्य झिल्ली। जो आंतरिक झिल्ली होती है अंदर की ओर मुड़कर उंगलीदार संरचनाएं बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी के ऊपर F1 F0 पार्टिकल होते हैं जो टेनिस के रैकेट की तरह होती हैं। इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर दानेदार संरचनाएं भरी होती हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके नोट करेंगे इसमें कि डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसे एक नाम दिया गया है सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा कोशिकांग है जो खुद का निर्माण खुद से कर लेता है, क्योंकि इसके पास डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, इसलिए खुद का निर्माण खुद से कर लेता है। अर्ध स्वायत्त, स्वायत्त मतलब फ्री है, अर्ध माने आधे तरीके से, किसी दूसरी कोशिका का नहीं करेगा, खुद की कोशिका का। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है ये। किसके कारण बोला गया? तो डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। डन डन। अगर इसके कार्य की बात कर, अच्छा किसने इसको डिस्कवर किया था, तो अगर खोजकर्ता की बात करते हैं, खोजकर्ता की बात करते हैं तो खोजकर्ता इसके 3 माने जाते हैं। तीनों का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे लास्ट में नोट करेंगे सी बेंडा। सी बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा जाए टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज गिवन बाय, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, तो आप बताएंगे सी बेंडा ने। सबसे पहले किसने देखा?
कोलिकर ने देखा था। कोलिकर ने देखा, कहाँ पर देखा? इंसेक्ट में देखा था, यानी कीट पतंगों में देखा था। कीट पतंग में सबसे पहले कोलिकर ने देखा था। और एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्टमान। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। बायोप्लास्ट शब्द किसने दिया? अल्टमान ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। और कोलिकर ने इसे कीट पतंगों में सबसे पहले देखा था। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, तो सिर्फ इसका कार्य एक है और वो है कोशिकीय श्वसन। क्या कार्य है इसका? कोशिकीय श्वसन इसका कार्य है। और कोशिकीय श्वसन से बनता क्या है? तो साहब ऊर्जा बनती है। और ये ऊर्जा आपके दैनिक दिनचर्या में यूज होती काम आती है। और इसलिए इसको ऊर्जा गृह का नाम दिया गया है, यानी कि एनर्जी हाउस, पावर हाउस आदि नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। मुझे लगता है इससे बाहर आपके यहाँ कुछ नहीं आएगा और वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। इसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना है जो सभी यूकैरियोट में पाई जाती है। बाह्य परत चिकनी होती है एवं छिद्रित होती है। अंतः परत बहुत ज़्यादा वलित, वलित माने घूमी टेढ़ी मेढ़ी होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है, यानी उंगलीदार संरचनाओं का निर्माण करती है। इसे सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर ने देखा था। इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। ये फिगर है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं और इसके कार्य की बात कर लेते हैं। इसका मुख्य कार्य एटीपी का निर्माण करना होता है। यह क्रेब्स चक्र यानी कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है जिससे एटीपी बनती है। मैंने आपको सीधा कोशिकीय श्वसन बता दिया है। डन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम क्या है? अत्यंत छोटे गोल कण होते हैं जो कि अंतःप्रद्रव्य जालिका और अन्य जगह पे चिपके हुए रहते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य इसका प्रोटीन संश्लेषण होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राइबोसोम के अगर प्रकार की बात कर लेते हैं, अगर राइबोसोम के प्रकार की बात कर लेते हैं, यहाँ पर राइबोसोम के प्रकार की बात कर लेते हैं, तो राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S और 80S क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए। आप समझो बालू का कण है, आप समझो बालू का कण है और वो बालू का कण दो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। 70S जो दो छोटी इकाइयों का बना होता है, उसमें एक होती है 30S और एक होती है 50S। आप ऐसा मत सोचना कि जोड़ करके 70S नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ये 30S और ये 50S है। जबकि जो 80S होता है ये भी दो छोटी इकाइयों का बना होता है। एक होता है 40S, एक होता है 60S। सर एस 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 नहीं समझ में आ रहा। एस क्या है? एस एक यूनिट है जो सेडिमेंटेशन के लिए या जमने की दर के लिए नापी जाती है ना। जैसे मैंने बालू को पानी में डाला, कुछ तो टाइम होगा कि जब वो पूरी तरीके से तलहटी में बैठ जाए, तो मान लीजिए आप वो सेकंड में होगा, मिनट में हो सकता है। वैसे ही सेडिमेंटेशन के लिए एक यूनिट बताई गई, वो एस नाम से जानी जाती है। सबसे पहले इसे स्ट्रासबर्गर ने किया था, इसलिए लोग कहते हैं स्ट्रासबर्गर ने अपने एस को लगा दिया है, ठीक है। तो ये राइबोसोम के बारे में हो गया। 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो केवल और केवल ऐसे नहीं, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट में। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट में पाया जाता है। लेकिन 80S कहाँ पाया जाता है? ये केवल और केवल यूकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में ओनली। क्या ये प्रोकैरियोट में पाया जा सकता है क्या? हाँ सर, दो जगह पाया जा सकता है। यूकैरियोट में ये दो जगह पाया जा सकता है। एक तो पाया जाएगा कहाँ पर? लवक के अंदर, और दूसरा पाया जाता है, अभी अभी दिखाया मैंने आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। डन। इससे बाहर कुछ नहीं, जितना बोल दूं बस उतना तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का आखिरी सेल ऑर्गेनेली आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा लवक। लवक
यह केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। इसमें आंतरिक संगठन झिल्ली 2 परतों की होती है जो एक पदार्थ के अंदर धसी रहती है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया बिल्कुल वैसे ही इसको भी बना देता हूँ ताकि आपके क्लियर समझ में आ जाए। देखिए ये कोई अंगक है इस प्रकार से, और इस अंगक में बताया गया कि यह इसके अंदर भी एक लिक्विड मटेरियल होता है और दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना होती है। दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना होती है। ठीक है, अभी इतना। अब आगे की ओर चलते हैं। इसके अंदर भी अपना डीएनए और आरएनए होता है। यह 3 प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं अवर्णी लवक, एक को बोलते हैं वर्णी लवक और एक को बोलते हैं हरित लवक। अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। इसको इंग्लिश वाले ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, इसको क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, इसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यह कैसे रंग का होता है? सफेद रंग प्रोवाइड करता है। कहां पाया गया? तने के अंदर और जड़ में। तने के अंदर और जड़ में जो पौधे का सफेद भाग होता है वहां पे जो रंग होता है वो किसकी वजह से आता है? लवक की वजह से आता है। और वो कौन सा लवक है? अवर्णी लवक। दूसरा वर्णी लवक। वर्णी लवक पौधे का वो भाग जो रंगीन होता है, जैसे फूल, पके हुए फल, है ना, बीज का कलर, तो ये सब किसकी वजह से आता है? वर्णी लवक की वजह से आता है। लिखा है कौन सा रंग देगा? लाल, भूरा, अन्य रंग पीला, नीला, जो जो रंग जानते हो। ठीक है, कहाँ पाया गया? कुछ जड़ों में, पत्ती में, तने में, हर जगह पाया जाता है। और हरित लवक केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। लेकिन एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ पे, नवजात तने में। नवजात तने में भी पाया जाता है। नवजात तना का मतलब, आपने आम का पेड़ देखा है? उसमें जहाँ पे पत्तियां होती हैं वहाँ का एरिया देखिए हरा होता है। नीम का जो पत्ती का जोन होता है, आपने अगर नीम को देखा होगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसकी इस प्रकार से पत्तियां लगी होती हैं। इसकी जो ये वाली लाइनिंग है ये भी हरे रंग की होती है। तो जो नया नया तना होता है उसमें भी कौन सा लवक पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है। और इसी हरित लवक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर इसकी खोज की बात करते हैं हरित लवक की, तो शिम्पर ने इसको खोजा था। किसने खोजा था? हरित लवक की खोज किसने किया था? शिम्पर ने किया था। कैसी संरचना होती है? दोहरी झिल्ली की संरचना होती है, जिसमें इस प्रकार से कुछ सिक्कों का एक बंडल होता है। सिक्कों का एक बंडल होता है, बल्कि एक नहीं, ये बंडल की संख्या 500 से 1000, 100 से 1000 तक हो सकती है। डिपेंड करता है कैसा पौधा है। और ये जो बंडल है एक ट्यूब के द्वारा एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। इसके अंदर भी आरएनए इस प्रकार, सॉरी, राइबोसोम इस प्रकार से प्रेजेंट होता है और डीएनए पाया जाता है। अब सारा नाम लिख लीजिए। ये इसकी क्या है? बाह्य भित्ति है, बाह्य झिल्ली है। ये क्या है? आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा है। इस तरल पदार्थ को क्या नाम दिया गया? स्ट्रोमा नाम दिया गया। ये जो आप बंडल देख रहे हैं, यहाँ मैंने 3 का बंडल बनाया, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का, ये अलग अलग संख्या में हो सकता है। और इस बंडल को बोलते हैं ग्रेनम। अगर यहाँ पे मैंने कितने ग्रेनम बनाए हैं? 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम, 4 ग्रेनम। इस ग्रेनम में प्लूरल जो इसका होता है वो होता है ग्रेना। ठीक है, और अगर देखें तो ये 1 ग्रेनम कई छोटे छोटे सिक्कों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें एक सिक्का किस नाम से जाना जाता है? सर, थैलाक्वाइड के नाम से जाना जाता है। और इसी थैलाक्वाइड के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसी थैलाक्वाइड के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसको बोलते हैं प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। सर, प्रकाशीय क्यों लगा दिए? इसको आप लोग पढ़ेंगे 10वीं के अंदर। बस इतना जानिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है 2 स्टेप में होती है, एक प्रकाशीय, एक अप्रकाशीय। तो जो प्रकाशीय वाला स्टेप होता है वो थैलाक्वाइड में होता है और स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशीय वाला होता है।
ठीक है। चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर हो रही है और यहाँ से भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, और वो भोज्य पदार्थ किस रूप में बनता है, तो बताया गया ग्लूकोज के रूप में बनता है। चूंकि यहाँ पर भोज्य पदार्थ बन रहा है, इसलिए हरित लवक को किचन ऑफ द सेल के नाम से, या फिर किचन को क्या बोलते हैं, रसोई घर के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका का रसोई घर है। डन, सारी बातें हो गई क्या? बढ़ जाएं, जल्दी करो। बिल्कुल, चलिए अब वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पौधों में पाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। सारी बातें हमने आपको बता दिया। इसमें बाह्य झिल्ली होती है, पीठिका होती है, थाइलाकॉइड होता है, ग्रेनम होता है, ठीक है। झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान पीठिका या स्ट्रोमा कहलाता है। सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? इसे आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। इसमें 50 से ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, तो बताया गया किसी भी कोशिका अंग को जो काम नहीं कर रहा है, जो खराब हो गया है, उसको समाप्त करने का, उसको नष्ट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने ही कोशिकांग को कभी कभी ख़त्म कर देता है, या ज़रूरत पड़ने पे पूरी की पूरी सेल को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके सामने एक डिफरेंस है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। ये डिफरेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने आपको। इस डिफरेंस को खुद से पहले लिखने का प्रयास करिएगा, उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया, और इससे बाहर आपसे शायद ही पूछा जाएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।